अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्लान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आपकी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे नेशनल जेवलिन थ्रो की चैंपियन फातिमा हुसैन से, जो कि 2016 से अनडिफिटेड है पाकिस्तान में, अब तक अनडिफिटेड है। 2019 में होने वाली नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल उठाया और 34वीं नेशनल गेम जो इस साल हुई उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल उठाया। तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है उनकी। अरशद नदीम इस गेम के हीरो हैं। अरशद नदीम ने इस गेम को बूम दिया, इसमें नाम पैदा किया और लोगों को अब इस गेम से मोहब्बत हुई, इस गेम में आने की चाह बढ़ रही है। इसी तरह अगर हम फातिमा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फातिमा जो फीमेल एथलीट्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मेल फीमेल एथलीट्स के लिए यकसा मौके हैं नहीं हैं, इस पर बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है नहीं है। फिर एथलेटिक फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इन सब के किरदार पर बात होगी, गवर्नमेंट के किरदार पर बात होगी, जेवलिन से जुड़े खिलाड़ियों के मुस्तकबिल पर बात होगी, आने वाले ओलंपिक्स पर बात होगी, कॉमनवेल्थ गेम्स पर बात होगी, सैफ गेम्स जो पाकिस्तान में उन्हें 2024 में उस पर बात होगी। फिर 34वीं नेशनल गेम्स हुई, उसके स्टैंडर्ड कैसे थे और फातिमा ने उनको कैसे पाया, और फिर उस गेम से काफ़ी सारे ज़ाहिर और एथलीट भी फातिमा ने देखे होंगे। तो कौन से ऐसे एथलीट्स होंगे जिनमें काफ़ी पोटेंशियल दिखा, आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फातिमा हुसैन की, जो कि नेशनल जेवलिन थ्रो चैंपियन है। आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, प्ले फील्ड की वो मेहमान है। और पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो, उसका मुस्तकबिल, उसके खिलाड़ी, उनका मुस्तकबिल, एथलेटिक्स फेडरेशन का किरदार और फिर स्पॉन्सरशिप, फंड्स, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। मर्द और ख़वातीन के लिए यकसा मौके मौजूद हैं या नहीं है, इस पर भी करूँगा। गोल्ड मेडल से दूरी क्यों है ओलंपिक्स में, इस पर भी बात करूँगा। कोशिश करेंगे उन सारे पहलुओं का अहाता करें जो एक एथलीट्स के लिए मुश्किलात का शिकार बन रहे हैं, जिसकी वजह से एथलीट बेचारा सर्वाइव भी कर रहा है, स्ट्रगल भी कर रहा है और पाकिस्तान का झंडा उठाकर पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी ला रहा है अपनी मेहनत के तहत भी। जहां पर फेडरेशन बेचारी फंस जाती है फंड्स के मसाइल में, गवर्नमेंट का रोल क्या है, उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक माशाल्लाह से, एक बार फिर आपने गोल्ड लिया, 2019 में लिया, उसी का ये कंटिन्यूस सीरीज़ है कि आपने दोबारा से 2023 में भी नेशनल चैंपियनशिप हुई और जो हमारा ये नेशनल गेम्स थे 34 में, उसमें भी आपने गोल्ड लिया। बहुत मुबारक हो फातिमा आपको। जी, थैंक यू सो मच और थैंक यू इस शो पे बुलाने के लिए मुझे और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे के थ्रू हमें बात करने का मौका देने के लिए। फातिमा 2016 से कंटिन्यूस आप पाकिस्तान में रिकॉर्ड्स भी बना रही हैं, हमारी नेशनल चैंपियन भी हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम हो, एशियन गेम्स हो, इन सारों में आपकी पार्टिसिपेशन भी होती है। कैसा ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और जेवलिन थ्रो का ख्याल कैसे आया? बहुत कम लोग अब इन स्पोर्ट्स में रह गए हैं, ज़्यादातर लोग तो क्रिकेट वगैरह, बैडमिंटन या हम स्क्वाश, टेनिस कहीं वहाँ जाते हैं। जेवलिन थ्रो बड़ी मुश्किल गेम है, बड़ी ताकत की गेम है। जी, ऐसे ही है, मुझे भी शुरू में जेवलिन थ्रो का नहीं पता था। स्कूल लाइफ में जब मैं स्कूल में पढ़ भी रही थी, साथ-साथ ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो तभी मुझे स्कूल के जो टीचर्स हैं, उन्होंने इस बारे में बताया। वो तब तो एक लकड़ी की स्टिक होती थी, वो मुझे उन्होंने कहा कि आपने ना इसको डेली फेंकना। मुझे उसका नाम कुछ भी नहीं पता था, तो मतलब उन्होंने काफ़ी लोगों से फेंकवा के देखी जो लड़कियाँ थी वहाँ पे। उनमें से कुछ बेहतर मैंने फेंकी, तो उन्होंने कहा आप इसको डेली फेंका करें, क्योंकि स्कूल के जो कॉम्पिटिशन होते थे तब वो आ रहे थे। तो वो डेली मैं अपनी एक जो ब्रेक का पीरियड होता है उसमें थोड़ी-सी उसकी प्रैक्टिस करके चले जाती थी। तो जब वो कॉम्पिटिशन हुआ आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अच्छा फेंकना शुरू कर दिया और मैंने स्कूल में वो कॉम्पिटिशन विन किया। उसके बाद फिर प्रॉपर जो वहाँ पे कोचेज़ वगैरह थे उन्होंने फिर बाकायदा ट्रेनिंग करवाई और फिर पंजाब लेवल पे, फिर स्कूल और कॉलेजेस लेवल पे। उसके अलावा फिर हमने डिपार्टमेंट की तरफ से खेलना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। ज़बरदस्त। अच्छा फातिमा, अरशद नदीम, आप और अरशद नदीम दो नाम है पाकिस्तान में, मेल में अरशद नदीम है और फीमेल में आप हैं। उसके साथ हम ये देखते हैं कि अरशद नदीम की वजह से, अगर आप इस बात को मानती हैं, एंडोर्स करती हैं कि अरशद नदीम की वजह से वाकई में पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो का सिक्का मनवाया उन्होंने और इसका नाम पूरे पाकिस्तान की ज़बान पर आया कि ये भी गेम है, इसमें भी कुछ किया जा सकता है। अरशद नदीम ने वाकई में इस गेम के हीरो भी हैं और मैं कहता हूँ कि वो आइडल भी हैं। बिल्कुल ऐसे है, आप अगर देखें कि जब उन्होंने ओलंपिक्स में जब वो थे, तो उससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि जेवलिन थ्रो भी एक गेम होती है पाकिस्तान में, या उसके गेम को भी एप्रिशिएट करना शुरू किया। तो मैं समझती हूँ कि उनका एक बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। ना सिर्फ जेवलिन बल्कि उन्होंने पूरी एथलेटिक्स को पाकिस्तान में मतलब उसको नाम बनाने में बहुत मदद की उन्होंने। अच्छा फातिमा, अगर हम दो तीन चीज़ों को आज डिस्कस करें, एक कि दुनिया भर को डिस्कस करें कि दुनिया भर में जेवलिन थ्रो करने वाले उनका स्टैंडर्ड कैसा है, क्या देखती हैं, कोई फेवरेट प्लेयर भी है दुनिया भर से आपके, मेल फीमेल में? और अरशद तो मेरा तो बहुत फेवरेट अरशद ही है, या फिर अगर हम कहें तो नीरज चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, वो भी बड़ी मेहनत कर रहा है।
लेकिन अरशद ने दुनिया भर को एक टफ टाइम दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके इनके अलावा अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पर देखें तो आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क इस पे ज़्यादा मेहनत कर रहा है? देखिए अगर पाकिस्तान की या एशिया की बात करें तो जैसे आपने 2 नाम बताए ये काफ़ी अच्छे हैं और अपनी-अपनी कंट्रीज़ के लिए अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। हमारे लिए तो आइडियल ऑफ़ कोर्स अरशद नदीम ही होगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया है वो हमारे लिए इंस्पायरिंग भी है और हमें उससे मतलब हिम्मत भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है। इसके अलावा अगर कंट्री वाइज़ के जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी और चेक रिपब्लिक है, वहाँ पे अच्छे प्लेयर्स तैयार किए जा रहे हैं। जेवलिन के ऊपर बाकायदा उनको कैंप्स दिए जाते हैं और कंटिन्यूअसली वहाँ से अच्छा जो टैलेंट है वो सामने आ रहा है, जो ये 2 कंट्रीज़ हैं। अच्छा फ़ातिमा, अब मुझे बताएं जब आपने शुरू किया फील्ड्स एंड ट्रैक्स की क्या पोजीशन थी? फिर जब आपने शुरू किया होगा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जिक्र किया, आपको खुद अंदाज़ा हुआ होगा कि मुझ में पोटेंशियल जेवलिन का है। बड़ा कम होता है कि एथलीट्स को अपना पोटेंशियल पता चले, वो बहुत सारी गेम्स खेलने के बाद पता चलता है कि ये पोटेंशियल भी है। जैसे हमारी फुटबॉलर हैं फरजाना, उन्होंने बास्केटबॉल भी खेली, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या कर लिया, रोइंग भी कर ली, क्नोइंग भी कर ली और बहुत सारे गेम। फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि मैं फ़ुटबॉल में बहुत अच्छी हूँ। आपको शुरू में अंदाज़ा हुआ ये अच्छी चीज़ है। फ़ील्ड्स एंड ट्रैक्स की पोज़ीशन क्या अ, है थी पाकिस्तान में? नहीं मैंने एज़ सच काफ़ी गेम्स तो ट्राई नहीं की क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में जेवलिन में अच्छा करने लगी थी, तो मुझे ना फिर उससे एक अटैचमेंट भी हो गई कि मुझे ये इवेंट अपना कंटिन्यू करना है और इसको एज़ अ करियर लेना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा गेम्स की तरफ नहीं गई। स्कूल लाइफ़ में कुछ इवेंट्स थे जिनमें पार्टिसिपेट किया जिसमें वॉलीबॉल वगैरह और ये साइक्लिंग वगैरह थी। लेकिन मैंने उसको एज़ अ करियर या उसमें मैंने आगे जाना है ये नहीं सोचा। जेवलिन ही था जिसमें मुझे लगा कि इसमें मैं आगे जा सकती हूँ और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती हूँ या इसको मुझे लेके कंटिन्यूअसली चलना है। अच्छा फ़ातिमा, अब फ़ील्ड्स एंड ट्रैक्स की पोज़ीशन क्या सिचुएशन है तब और अब की? कुछ बेहतरी आई है जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं आप लोग और जो फैसिलिटीज़ हैं प्रैक्टिस के लिए उसमें कोई बेहतरी आई है? तो देखिए फैसिलिटीज़ तो पाकिस्तान में इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं होती जब आपको पता ही है आहिस्ता-आहिस्ता से काम होता है और जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो और भी स्लो होते हैं। जो हमने जब शुरू किया था तब तो स्कूल के जो ग्राउंड्स थे उनमें पार्टिसिपेट करते थे, उनमें प्रैक्टिस वगैरह भी करते थे। लेकिन अभी जो हम लोग ट्रैक लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है। फैसलाबाद का जो ट्रैक है उस पे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो काफ़ी खस्ता हाल है और उसपे ट्रेनिंग करके काफ़ी लोग मतलब इंजरीज़ का शिकार भी हो रहे हैं, उस पे भी हुकूमत को चाहिए कि उस ट्रैक को रिपेयर किया जाए और नया उस पे जो टार्ज़न है वो बिछाया जाए। इसके अलावा ट्रैक जो प्रॉपर इसका ट्रैक है उसके ऊपर ही ट्रेनिंग इसकी हो सकती है और वो पाकिस्तान में हर जगह पे है और उसकी फैसिलिटी भी है। अच्छा, ये जो फैसलाबाद का ट्रैक है जिसका आप ज़िक्र भी कर रही हैं, गवर्नमेंट से हम भी अपील करते हैं कि भाई इसको देखें और अल्लाह का वास्ता है हमारे एथलीट्स की बेहतरी के लिए काम करें यार। उनको आप गवर्नमेंट कम से कम ये तो कर सकती है कि ट्रैक्स की सूरत हाल बेहतर करे। फेडरेशन का किरदार इसमें कितना है फ़ातिमा? गवर्नमेंट का किरदार तो हमें पता ही है ना होने के बराबर ही होता है, लेकिन फेडरेशन का किरदार क्या है? एथलेटिक्स फेडरेशन का? फेडरेशन का जो रोल है वो अपनी जगह पे एक जगह पे है, लेकिन जो अगर आप बात करें ना कैंप्स देने की और ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, तो ये जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। उनकी एक पॉलिसी में शामिल है कि उन्होंने ये चीज़ें देखनी है कि जो आपके प्लेयर्स नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनकी ट्रेनिंग का आपने बंदोबस्त करना है, उनकी फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उनको चाहिए कि जो प्लेयर्स के कैंप लगाएँ, लंबे कैंप लगाएँ जिसमें वो अच्छी कोचिंग भी प्रोवाइड करें और जो भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर होती हैं, वो प्रोवाइड करें, तो ये उनका बेसिकली एक काम है। फातिमा, जो आपके कैंप्स लगते हैं नेशनल लेवल के उनकी बात करूंगा, कितने जेवलिन थ्रो के प्लेयर्स आते हैं, कितने एथलीट्स आते हैं, मेल फीमेल अब है इसमें पोटेंशियल बढ़ रहा है? जी अरशद नदीम के बाद काफ़ी लोग मेल साइड पे भी काफ़ी लोग इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं और फीमेल साइड पे भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं या अरशद नदीम है, अभी हम लोग एक लेवल पे पहुँचे हैं या मैं लड़कियों में अच्छा कर रही हूँ, तो मैं 3-4 साल, 5 साल उसको कंटिन्यूअसली कर सकती हूँ। अगर पीछे से अच्छा टैलेंट आए, तो वो मुझसे बेहतर करे, फिर अच्छा एक कॉम्पिटिशन मिल जाता है। लेकिन अभी लड़कियाँ आ रही हैं, लेकिन उनको भी वो भी मतलब ज़ाहिर है अगर इस लेवल पे हमें फैसिलिटीज़ वो नहीं मिल रही, तो इससे जो नीचे लेवल है, उनको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी। अच्छा फातिमा, जब हम सुनते हैं एथलीट्स की कहानियाँ या मुझे पता चलती हैं, लोग खुद भी बताते हैं, एथलीट्स भी बताते हैं, किस हद तक सच्चाई होती है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़, फंड्स और इन चीज़ों की कमी की वजह से, चाहे वो हुकूमती लेवल पर हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो या बाकी फेडरेशन हो, उनके तरफ से कोताहियाँ जो कुछ भी है,
प्लेयर्स के लिए शूज़ तक नहीं होते, उन्हें पुराने शूज़ लेने पड़ते हैं या फिर वो शूज़ लेने पड़ते हैं जो एग्जैक्टली उस स्पोर्ट्स को मैच नहीं करते। तो नॉर्मल से शूज़ पहने जाते हैं, फिर उसके बाद यही फील्ड्स एंड ट्रैक्स की कमी है, कहीं पर उसकी रेनोवेशन ही नहीं हुई, कहीं पर वो टूट-फूट का शिकार है। ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक और तबाही का बायस बन रही हैं खेलों के लिए। जी, ऐसी है। सबसे पहले शूज़ वाला मसला तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते और अगर होते भी हैं तो हर जो स्ट्रगलिंग एथलीट है वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। उसके अलावा ट्रैक अवेलेबल तो है लेकिन कई-कई ट्रैक्स पे जैसे ऐसे अभी हम लाहौर के ट्रैक पे ट्रेनिंग करते हैं तो वो ये जो लाहौर का ट्रैक है ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आता है। तो जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए फिर वो बंद कर देते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वो महीने में 5-6 दफ़ा या 5-6 दिन के लिए 7 दिन के लिए जब ट्रैक ऑफ हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, प्लेयर्स की ट्रेनिंग खराब होती है उससे। ठीक बात है कि ये भी है कि वो प्रॉपरली अवेलेबल तो नहीं होता, और भी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्हें वहाँ पर अपने इवेंट्स करने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, वो एक के लिए हो नहीं सकता। तो एक प्रॉपर ट्रैक फील्ड ये चीज़ें चलें, मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आता हूँ तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं मज़ीद। और जो इंजरीज़ हैं प्लेयर्स की, उनसे रिकवरी कैसी है पाकिस्तान में, उसकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, प्लेयर जब रिकवर होता है किसी इंजरी से उसको टाइम लगता है वापस आके कैसे वो दोबारा से अपनी बहाल करता है अपने स्टेमिना को, अपनी गेम को। तो वापस आते हैं ब्रेक पे और इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले फातिमा हुसैन से बात हो रही थी ट्रैक्स के हवाले से, पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है उसके लेवल के हवाले से, उसके स्टैंडर्ड्स के हवाले से। ज़रा इंजरीज़ पर भी बात करते हैं। फातिमा, इंजरीज़ हो जाती हैं, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं उनके साथ इंजरीज जुड़ी हुई हैं। इन इंजरीज के टाइम पर क्या होता है? खुद से रिकवर करना होता है, खुद से इलाज करवाना होता है, या फिर स्पोर्ट्स बोर्ड, फेडरेशन, गवर्नमेंट, आपका डिपार्टमेंट जिनसे आप खेलती हैं, आप तो मेरा ख्याल है वापडा से ही खेलती हैं ना? आपने रिसेंटली 34 जी। नेशनल गेम भी वापडा से ही खेले हैं। तो कितना मददगार जी, जी। साबित होते हैं ये सारे इंजरीज के वक्त, और कितना टाइम लगता है रिकवर होने में इंजरीज से? देखिए इंजरीज़ जो है ये पार्ट ऑफ गेम है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो या ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं या किसी भी तरह से आपको इंजरी का सामना करना पड़ता है, तो ये तो एक गेम का हिस्सा है, ये साथ-साथ चलती है। लेकिन सम टाइम कुछ केसेज़ में ऐसी इंजरीज़ हो जाती हैं जिनको जिनको हम सीवियर इंजरीज़ कहते हैं, जो लंबा चलती हैं या जो आपको गेम बिल्कुल एक टाइम पे छुड़वा देती हैं। उस टाइम पे काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि जब आप ऐसे फेज़ से चल रहे होते हैं तो फिर आपको सपोर्ट जो है वो नहीं मिलती इर्द-गिर्द के लोगों से। आपको खुद से ही वो मैनेज करनी पड़ती है और खुद से ही उसको ट्रीट भी करना पड़ता है और जो वो टाइम फेज़ है वो आपको बड़ी मुश्किल से वो गुज़ारना पड़ता है। फिर उसमें कमबैक करना हो, उसको रिहैब करना हो, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज़ है। अच्छा, फातिमा, इसकी पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, ख़ास तौर पे एथलीट्स के लिए जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उनकी रिकवरी के लिए प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर फिजियो, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं? हमारे पास तो ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हमें ऐसा कोई सीन होता है तो फिर हम लोग प्राइवेटली जो अच्छे फिजियो हैं पाकिस्तान में उनको हम सर्च करते हैं और उनसे फिर हम लोग प्राइवेटली अपने खर्चे पे जो करवाते हैं सेशन लेते हैं या रिहैब जो भी उनका प्रोग्राम होता है वो खुद से करवाते हैं। और उसमें ना हमें स्पोर्ट्स बोर्ड कोई हेल्प करता है, ना फेडरेशन करती है, और ना ही कम्युनिटी हमें कोई हेल्प करती है। फातिमा, अगर हम ये देखें कि कई लोग हैं, कई एथलीट्स हैं जिनको डिपार्टमेंट नहीं मिलता। आप लकी इनफ हैं कि आपको डिपार्टमेंट मिला है, डिपार्टमेंट की वजह से ज़ाहिर है रोज़गार भी जुड़ा है। हमने हॉकी के कई बड़े बड़े नाम देखे हैं जो अब डिपार्टमेंटल गेम्स जब बंद हुई थी, उस पर पाबंदी लगी थी डिपार्टमेंट्स पे, तो उसके बाद रुल गए, उनकी नौकरियां चली गई। कितना ज़रूरी है किसी एक एथलीट के लिए कि उसके पास जॉब हो, उसके पास पैसों के वसाइल हों, ताकि वो अब ज़हनी तौर पर भी सुकून में रहे, क्योंकि उसकी तो पूरे प्रोफेशन ही यही है, उसने तो कमाना भी इससे, घर भी इससे चलाना है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी भी एथलीट को देखें तो ज़ाहिर है उसके उसको उसके मतलब एक्सपेंसेस भी होते हैं, इसके बगैर तो आप गेम नहीं कर सकते कि आपको कुछ मिल नहीं रहा और आप मतलब मुसलसल करी जा रहे हो। कोई भी काम ऐसे नहीं आप कर सकते कि आपको उसमें कोई रिवार्ड ना मिले या उसमें कोई आपको उसका रिटर्न में कुछ ना मिले तो आप वो करें। तो जॉब है ये एक बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली जब जॉब चली गई थी तो काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे। अभी भी वापडा में जॉब्स की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो मतलब उन पे एक बैन लगा हुआ है। अभी जॉब नहीं मिल रही प्लेयर्स को, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं स्टाइपेंड पे और इस तरह
बिल्कुल सही बात है। वो फिर सॉरी। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर, स्टाइपेंड्स पे, इस तरह से काम, डेली जी, वेजेस जी, पर भी काम हो कॉन्ट्रैक्चुअल रहे बेस हैं। पे और स्टाइपेंड पे वो जी, और पेमेंट डेली करते बेसिस हैं। पर भी हो रहा है ना एथलीट्स को ये बताएं जी, 34 नेशनल गेम, फातिमा क्या स्टैंडर्ड था 34 नेशनल गेम का? कैसी रही 34 नेशनल गेम? आपने अपने साथ कंपटीशन में किसको बेहतर पाया? जो गेम्स नेशनल गेम्स अभी रिसेंटली हुई है वो बहुत अच्छी थी। काफी अर्से बाद बलूचिस्तान में गेम्स का इनेकाद हुआ। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो पंजाब से काफी ज्यादा डिफरेंट था। तो वो जो ग्राउंड था वो भी काफी ज्यादा खुला ग्राउंड था और उसमें हवा बहुत तेज चल रही थी। तो जो जेवलिन है उसको हवा मतलब उसके अच्छा उसको नहीं करती, उसको खराब कर देती है हवा। तो जब मेरा इवेंट चल रहा था तब भी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से हम मतलब कोई भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अच्छा इस वजह से फातिमा, वहां पे आप जैसे खुद भी बता रही हैं ये हवा चल रही, काफ़ी सारे एथलीट्स ने ये बात मुझे बताई कि वहाँ पर हवा का तनासुब बहुत ज़्यादा था। तो जो गेम्स हवा से जी, जुड़ी हैं, जैसे आपका ख़ास तौर पे जेवलिन है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आई। जी, तो एथलीट्स फिर क्या कर रहे जी। थे? कोई प्रैक्टिस में चेंज कर रहे थे वहाँ पर, कोई अपनी टेक्निक में चेंज कर रहे थे? नहीं इसमें मतलब हम लोग एक हफ्ता पहले वहां पे गए थे तो कुछ खास हम कर नहीं पाए ना। इसमें कुछ हो सकता है जब हवा आपकी चल रही होती है तो आप नहीं कुछ कर पाते। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन है वो कम हो जाता है। जैसे अभी किसी ने अच्छे इन्वायरमेंट में 45 मीटर थ्रो की तो हवा जब उसको डिस्टर्ब करेगी तो 41 42 मुश्किल से करेगा और उसमें भी उसको अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताएं, प्रैक्टिस को कितना टाइम देती हैं फातिमा, और प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? स्टेमिना के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस में आप ख़ास तौर पे ध्यान देते हैं? अभी हम लोग 2 सेशन कर रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग का। इसमें जब आपके पास काफी टाइम होता है 3 महीने होते हैं कंपटीशन में, तो फिर हम लोग इसमें अपनी जो टेक्निकल एरर्स हैं उन पे काम करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं और अपने स्टेमिना पे काम करते हैं और फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग जब प्री कंपटीशन फेज में चले जाते हैं फिर हम लोग अपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। और कंपटीशन फेज में वैसे भी हम लोग अपने कंपटीशन की तरफ ज्यादा होते हैं और थ्रोज अच्छी और क्वालिटी अच्छी निकालते हैं ताकि हम लोग कंपटीशन में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान में जो बड़ा रिकॉर्ड है फातिमा फीमेल में, वो तो 44 पॉइंट समथिंग है, 75 या समथिंग है। 2019 जी, में 43.63 मीटर पर आपने थ्रो की थी। इस साल आपकी थ्रो कितनी गई है हाईएस्ट? तो मैंने अभी रिसेंटली ये ना लास्ट नवंबर में हमारी नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मैंने 44.665 मीटर की थी। बिल्कुल तो क्लोज वो है वो तो तकरीबन पाकिस्तान रिकॉर्ड से रिकॉर्ड से। जी, 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 वो 13 सेंटीमीटर से वो रिकॉर्ड तकरीबन रह गया था। तो अभी यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि मैं करूँ वो रिकॉर्ड, लेकिन हवा की वजह से वो अच्छा परफॉर्मेंस आ नहीं रही। नहीं, लेकिन ये भी बहुत है जो आप परफॉर्म करें हवा के तनासुब को देखते हुए। ज़ाहिर है ये मुश्किलात तो बाकी लोग नहीं समझ सकते कि हवा का तनासुब हो तो ये चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। फिर आपके लिए प्रॉपर जी, जी, प्रैक्टिस ये का ऐसी है टाइम है। जो लोग इस गेम को समझते हैं वो मतलब वही लोग समझ सकते हैं कि ये चीजें जो वो हवा या तो मतलब स्प्रिंट्स में फेवर देती है और जेवलिन थ्रो में वो उसको खराब कर देती है। और अच्छा ये बताएं फातिमा, अरशद नदीम से टिप्स मिलती हैं? जी, जी, वो जब ग्राउंड में बेसिकली हम लोग साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, अक्सर ही हमारे सेशन साथ होते हैं, तो वो वर्बली काफी गाइड करते हैं। लेकिन वो अगर वो आप कहें कि वो कोचिंग करवाएं तो वो भी खुद खेल रहे हैं तो उनके मतलब उनका भी टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी इस चीज में। तो वैसे वो टिप्स दे रहे हैं और जिससे हमें काफी हेल्प मिलती है। कोचिंग स्टैंडर्ड फातिमा क्या है जेवलिन के लिए? पाकिस्तान में कोचेस कैसे हैं जो इंटरनेशनल कोचेस हैं? चूंकि आप इंटरनेशनल इवेंट्स भी हिस्सा ले चुकी हैं, तो कोचेस का स्टैंडर्ड कैसा है? क्या कोई डिफरेंस है इंटरनेशनल कोचेस में और पाकिस्तान के कोचिंग स्टैंडर्ड्स में? मैंने जहाँ तक देखा है काफी डिफरेंस है। हम लोग इंस्टाग्राम पे वर्ल्ड के जो एथलीट्स उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं जो उनके ट्रेनिंग पैटर्न है वो काफी डिफरेंट है पाकिस्तान से। और एडवांस ट्रेनिंग करते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, टू दी पॉइंट ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान में इन चीजों की काफी कमी है और जिसकी वजह से हम लोग शायद उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन ये इसी की वजह से है कि कोचिंग सिस्टम जो है वो काफी हद तक हमारा उसको क्रैश करने की जरूरत है, उसको अपडेट करने की जरूरत है। ये बताएं फातिमा के, हम गोल्ड की भरमार देखते हैं नेशनल गेम्स में। 150 गोल्ड आ गए, आर्मी ने ले लिए, फिर उसके बाद वापडा सेकंड पे रही, इसी तरह फिर नेवी, एयरफोर्स, इतने गोल्ड आ जाते हैं, गोल्ड मेडल पाकिस्तान में। लेकिन जब हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक्स हो, या इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम हो, तो बड़ी कम गोल्ड तो कॉमनवेल्थ में भी आ गए, लेकिन उसमें ओलंपिक्स में हम गोल्ड से दूरी क्यों है हमारी?
देखिए, जो नेशनल लेवल पे गोल्ड आते हैं, ये तो मतलब आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस या स्टैंडर्ड अच्छा करें ना करें, वो 2 में जो जब खेलते हैं तो एक ने तो आप विन करना ही करना है। जब आप देखते हैं कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में मेडल उठाने हैं, तो फिर आपने अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे काम करना है, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में बेसिकली लोग ये देखते हैं कि ठीक है, मैं नॉर्मल लेवल की गेम कर रहा हूँ, मेरी जॉब लग गई है, बस ठीक है, मैं इसी में मतलब खुश हूँ। कोचेज़ भी इसी चीज़ को प्रेफ़र करते हैं कि ठीक है, अब तुमने और क्या करना है, ठीक है, जॉब लग गई है, बस ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया कह लें कि है कि हम ऊपर लेवल पे नहीं जा सकते या उस लेवल पे हम लोग देख नहीं पा रहे कि हम लोगों को क्या करना है अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। अगर किसी भी आप एथलीट में देखते हैं कि उसमें कैपेसिटी है, तो उसको अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। वेल सेड। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का भी मामला है, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ का भी मसला है, हमारे यहाँ कोचिंग का भी ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। मैं ज़रा अब इस पर भी आगे बात करता हूँ, जब ये इंटरनेशनल एथलीट से मिलते हैं तो क्या उनमें डिफरेंस पाते हैं अपने और उनके दरमियान, ताकि फिर अंदाज़ा हो कि ये लोग उन्हें देखकर क्या पाकिस्तानी एथलीट्स अखज़ करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, और जो इंटरनेशनल टेक्निक्स है कोचिंग की वो कैसे फिर हासिल करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो मॉडर्न एरा है, आप इंटरनेट के ज़रिए भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ुद से करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए मॉनिटरिंग एक सिस्टम भी होता है, बड़ा मुश्किल काम है जी। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। फातिमा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल जेवलिन थ्रो चैंपियन है पाकिस्तान की। फातिमा, हम बात कर रहे थे ओलंपिक्स में गोल्ड न लाने के हवाले से कि वजूहात क्या हैं, कोचिंग स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे। जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स में मिलते हैं दूसरे एथलीट्स को, क्या फ़र्क पाते हैं उनके, वहाँ कोचेस को भी मिलते हैं, तो क्या फ़र्क आपको लगता है अपने और उनके दरमियान? आपको लगता होगा कि यार ये डिफरेंस है, इसकी वजह से हम यहाँ तक आके रुकें, इससे आगे की एडवांसमेंट के लिए हमें ये कोचिंग स्टैंडर्ड्स भी चाहिए, अपनी इंप्रूवमेंट भी चाहिए। जी, जब इंटरनेशनल जो प्लेयर्स को हम देखते हैं, तो मुझे जहाँ तक मैं फ़ील करती हूँ, जो 2 चीज़ें सबसे मेन है, एक तो उनकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमसे और दूसरा उनका जो प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग है या ट्रेनिंग जो उनका प्लान होता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। पाकिस्तान में दोनों चीज़ें कह लें कि ना होने के बराबर हैं, लेकिन प्लेयर्स जो हैं अपनी मदद के आपके तहत लगे हुए हैं, जो प्लेयर्स खुद से कर लेते हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं और जो कोचिंग है वो भी बहुत ज़्यादा एक मसला है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में अच्छे कोचेज़ जो मतलब इस लेवल के हैं, जो करवा रहे हैं, जो ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं, उससे हम उतना ही कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमने इंटरनेशनल कम्पीट करना है, जैसे क्रिकेट में इंटरनेशनल कोचेज़ आते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल दुनिया के साथ उन्होंने कम्पीट करना होता है, तो बाहर से कोचेज़ मँगवाते हैं और उन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको ही कोच हायर करते हैं। इसी तरह एथलेटिक्स में भी इंटरनेशनल कोचेज़ आने चाहिए, ताकि जो वर्ल्ड पे क्या हो रहा है, वो जो कोच है, वो पाकिस्तान में लेके और इम्प्लीमेंट करवाएँ और दुनिया के मुकाबले में जो प्लेयर्स हैं, वो तैयार हों। कितना ज़रूरी है फ़ातिमा कि आजकल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पे साइंटिफिक टेक्निक है, एनालिसिस है, जिसके अंदर जैसे आप भागते हैं, कितनी तेज़ भागना चाहिए, जेवलिन को थ्रो किस पॉइंट से करना चाहिए, हाथ का एंगल क्या होना चाहिए, अगर हवा है तो जेवलिन की थ्रो का एंगल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक साइंटिफिक एनालिसिस हैं। ये कितना ज़रूरी है? इन सारों को ज़रा अगर आप स्टेप वाइज़ थोड़ा-सा डिटेल हमें अगर बता पाएँ। जी, बेसिकली इन चीज़ों को हम कहते हैं कि बायोमैकेनिक्स चेक करना या बायोमैकेनिक्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान में तो इसका बिल्कुल 1% भी नहीं है, जो बाहर के लोग हैं वो इसी चीज़ की वज़ह से तो आगे हैं, वो हर प्लेयर के बायोमैकेनिक्स के ऊपर पे काम करते हैं, उनको देखते हैं। जब आप रनिंग करते हैं, वो देखते हैं आपका बाजू ठीक चल रहा है, आपके लेग्स ठीक हाई नी हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह जैवलिन में जब आप देखते हैं, वो आपके शोल्डर और एल्बो का एंगल देखेंगे, आपका रिलीज़ पॉइंट देखेंगे। तो वो इस चीज़ पे जब काम होता है तो काफ़ी परफ़ॉर्मेंस जो है वो एनहांस होती है। पाकिस्तान में ये जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ अंदाज़े से आपको आप कोच बताते हैं कि ये इस एंगल पे फेंक लो या ये कर लो। वो आप इस लेवल पर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है या अच्छा करना है या मैंने सोचना है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है या वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो फिर ये इसके बगैर तो आप नहीं कर सकते कि अंदाज़े से आप करी जाओ, उससे आपकी परफ़ॉर्मेंस एक जगह पे स्टक हुई है, जैसे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स की स्टक हुई है इसी वजह से। इसी वजह से हम आगे भी नहीं जा पा रहे और ना सिर्फ एथलेटिक्स बल्कि सारी गेम्स में यही हाल है कि आप किसी भी गेम को देखें, उसमें यही चीज़ें लैक करती हैं। हमारे पास जो अपडेटेड इक्विपमेंट नहीं है और बायोमैकेनिक्स पे काम करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल मामला है। पढ़े-लिखे लोग हैं जो बायोमैकेनिक्स पे काम करते हैं, इसकी बाकायदा एक आप
स्टडी करते हैं, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं, मुझे तो आज तक नहीं मिला जो बायोमैकेनिक्स को आपको करेक्ट कर सके और आपको उसके मुताबिक ट्रेनिंग करवा सके। वेल सेड, बड़ा डिटेल, अच्छा हो गया आपने ये सारी चीज़ें भी बताई, सुनने वालों को भी पता चल रहा है। ये बताएं, फंड्स की कमी, स्पॉन्सरशिप की कमी, ये एक प्लेयर के लिए कितना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। आपने बाहर जाना होता है, आपने किसी इवेंट में अगर हिस्सा लेना होता है, तो अक्सर देखते हैं कि हम फेडरेशंस के पास ही फ़ंड की कमी होती है, स्पोर्ट्स बोर्ड के पास फ़ंड की कमी होती है, और फिर गवर्नमेंट ही फ़ंड दे ना दे वो भी बड़ा मसला है। तो ये जो फंड्स की कमी है, इसकी वजह से हमारा दस्ता भी बड़ा छोटा सा जाता है, कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर ओलंपिक्स हो। जी, ऐसे किसी भी गेम में जब आप देखते हैं कि हमारे बहुत कम लोग जा रहे हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फंड्स की कमी है। फंड्स नहीं मिलते, वो ज़्यादा लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर पाते टिकट्स और उनके आने-जाने का। इस वजह से काफ़ी जो है, मतलब जैसे अगर 4 प्लेयर जा रहे हैं एथलेटिक्स के, स्पोर्ट्स के 4 प्लेयर जा रहे हैं और 8 जा सकते हैं जिनमें पोटेंशियल है। लेकिन वो 4 को चूज़ करेंगे और 4 जो है वो पीछे रह जाएँगे सिर्फ़ इस वजह से कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। फंड्स जो हैं वो मिलते भी हैं, पता नहीं किधर जाते हैं, किधर नहीं जाते। लेकिन प्लेयर्स पे जो है वो खर्च होने चाहिए और प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये बात सही है, प्लेयर को तो मिलता नहीं। अक्सर तो प्लेयर ऐसे हैं जिनको बेचारों को डेली अलाउंस तक नहीं मिलता है, चाहे वो नेशनल गेम में ही चले जाएं, वो भी बड़ा मसला रह तो जाता है। ऐसे बिल्कुल कई, ऐसा। ऐसा है ना फातिमा, ऐसे कई प्लेयर्स हैं, ऐसे कई एथलीट्स हैं। जी, जब नेशनल कैंप वगैरह लगते हैं तो उसमें ये इश्यूज़ आते हैं। और नेशनल कैंप अब लगते भी बहुत कम है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जैसे काफ़ी सारे पैसे रिटर्न कर दिए थे। अगर वही पैसे प्लेयर्स की वेल-बीइंग पे लगाए जाते, उनको कैंप दिए जाते, उनको जो अपडेटेड सामान है वो मँगवा के दिया जाता, तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स का फ़ायदा होता। ये जो बात कर रही है फातिमा, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि एक फ़ंड होता है, वो फ़ंड वापस कर दिया गया है स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से मिनिस्ट्री को। आप देखें कि वो फ़ंड ओलंपिक एसोसिएशन वापस करती है, वही फ़ंड स्पोर्ट्स बोर्ड वापस कर देता है, सारे मिला के वो फ़ंड वापस कर देते हैं, लेकिन प्लेयर की डेवलपमेंट पे, प्लेयर के ऊपर वो फ़ंड नहीं लगता। और यही वजह है कि यहाँ पर जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, बेचारे रोल रहे हैं। अच्छा फातिमा, चूँकि वक्त की थोड़ी सी कमी होगी, हम थोड़ी सी बात करेंगे अब एजुकेशन पर भी, और आने वाले जो नया बैच है ख़ास तौर पे जेवलिन से जुड़ा, उस पर भी। एजुकेशन कितनी ज़रूरी है फातिमा, और आप एजुकेशन पे कितनी तवज्जो साथ साथ देती रही हैं और अभी भी दे रही हैं? जी, एजुकेशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गेम तो है, चंद अरसा करेंगे हम, उसके बाद हम जो एक चीज़ हमारे साथ हमेशा कब्र तक जाएगी वो तालीम ही है। तो इस पे मैं साथ-साथ अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद मेरा आगे भी स्टडी का प्लान है। बीच में मेरी स्टडी थोड़ी मिस हो गई थी गेम की वजह से ही, क्योंकि जब आप गेम प्रॉपर कर रहे होते हो तो बीच में आप नहीं कर पाते स्टडी पे फ़ोकस। लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा कंटिन्यू किया और अभी मैं इसको कर रही हूँ दोबारा। अच्छा, स्कॉलरशिप और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं फातिमा, क्या पाकिस्तानी एथलीट्स को इस बारे में कुछ पता होता है? कभी फेडरेशन ने उसके लिए नाम भेजे हैं? इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से भी होती हैं, स्पोर्ट्स की दीगर बॉडीज़ की जानिब से स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए होती हैं स्कॉलरशिप्स। तो क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज होती है पाकिस्तान के एथलीट्स को? तो इस बारे में प्लेयर्स को तो नहीं बताया जाता, लेकिन रिसेंटली मैंने जो सुना था वो ओलंपिक एसोसिएशन जो थी वर्ल्ड की, जो उन्होंने की थी स्पॉन्सरशिप, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ ओलंपियंस को की थी जो ऑलरेडी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में कई एथलीट्स हैं जो नीचे लेवल पे, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है और उनको फंड्स की भी ज़रूरत होती है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत भी होती है। तो उस तरफ अभी कोई मतलब काम, इस पे अभी काम नहीं हो रहा। तो क्या खुद से फातिमा एथलीट कोशिश करते हैं कि यार कि चलें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इसके हवाले से कोई बात करके देखें, स्पोर्ट्स बोर्ड से करके देखें, अपनी फेडरेशन से करके देखें? तो कभी ऐसा हुआ, कोशिश की, तो क्या रिप्लाई मिलता होगा? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी पॉजिटिव रिप्लाई मिला होगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत कम लोग ही इस चीज़ को समझते हैं या हम्म। सुनते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में या ऊपर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, तो फिर यही होता है कि आपको डिले किया जाता है या यही कहा जाता है कि फंड्स नहीं है हमारे पास, या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह बात नहीं सुनी जाती है। फातिमा, आगे फ्यूचर क्या देख रही हैं अपना भी, और इस गेम के साथ जुड़कर आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? आप समझती हैं कि आपको इंटरनेशनल कोचिंग स्टैंडर्ड्स वाले सर्टिफिकेट लेने चाहिए, आप सर्टिफाइड कोच भी होनी चाहिए आगे जाकर? अभी तो आप खुद खेल रही हैं खैर। जी, अभी तो मैं खुद खेल रही हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में कोचिंग को मतलब क्या मैं इस चीज़ की तरफ क्या आऊँ कि पाकिस्तान में जब फैसिलिटीज़ ही नहीं है, मैं भी प्लेयर्स कैसे तैयार कर सकती हूँ? अगर हम्म। मुझे नॉलेज भी है थोड़ा बहुत, लेकिन फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो मैं कैसे प्लेयर तैयार करूँगी? तो कोचिंग की ओलंपिक्स तरफ के मैंने लिए क्या इतना ज़्यादा देख रही हैं ध्यान नहीं है। फातिमा? अपने आप को ओलंपिक्स के लिए फिट समझती हैं?
अगर मुझे ट्रेनिंग कैंप लंबे मिले और अच्छी ट्रेनिंग मिले और अच्छे कोचिंग जो प्रोग्राम है वो मिले तो यकीनन मैं नहीं बल्कि मेरे साथ काफ़ी प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ओलंपिक्स में भी जा सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल सकते हैं और अच्छा परफ़ॉर्म भी कर सकते हैं। मसला सिर्फ़ यही है कि आप जब ट्रेनिंग कैंप नहीं मिलते, आपकी ट्रेनिंग बीच में बार-बार डिस्टर्ब होती है, आपको कहा जाता है कि अभी ग्राउंड बंद है या जिम बंद है, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आपको मसला करती हैं और अच्छा अगर ट्रेनिंग प्लान भी नहीं है आपके पास, पता ही नहीं है आपने क्या करना है, कैसे लेके चलना है। 3-4 साल का ट्रेनिंग प्लान हो आपके पास और फिर आपका एक टारगेट हो कि मैंने ओलंपिक्स में परफ़ॉर्म करना है या वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफ़ॉर्म करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 साल कोई अच्छी ट्रेनिंग के साथ, अच्छी न्यूट्रिशन के साथ और अच्छा जो ट्रेनिंग प्लान है उसके साथ वो वर्क करे और रिज़ल्ट ना आए, ये हो नहीं सकता। ज़बरदस्त बात की है आपने, थैंक यू सो मच। नेशनल जेवलिन थ्रो चैंपियन फातिमा हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। 2016 से अब तक अनडिफिटेड हैं, बहुत शानदार जेवलिन थ्रोअर हैं। लेकिन वही बात कि फ़ंड्स की कमी और वसाइल की कमी, सपोर्ट की कमी, राइट बंदे को राइट जगह पे लगाने की कमी, किसी को डिपार्टमेंट मिल गया तो बेचारा अपने रोज़गार के लिए अपना काम कर रहा है, लेकिन जिसको नहीं मिला वो बहुत लंबा अरसा स्ट्रगल करता है। यही मसाइल हैं हमारे यहाँ एथलीट्स के। फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड नहीं आता। तो गोल्ड ना आने की रीज़न भी मैं पूछता रहा हूँ सारे एथलीट्स से और पूछ रहा भी हूँ, तो आप सबकी बात अगर सुनेंगे तो यही बातें आपको मिलेंगी जो हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।